नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ। कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल गाजीपुर ने आज क्रीडो लैब का आज उद्घाटन किया है। पेरेंट्स यहां पर शामिल हुए और तमाम गेस्ट के तौर पर यहां पर कुछ लोग शामिल हुए। एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे, ओपी राय सर इंजीनियर, उन्होंने यहां पर आकर पेरेंट्स से रूबरू हुए। पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हुआ। क्या कुछ रहा प्रोग्राम में, आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। आज हम बात करेंगे कि जो क्लास में एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों को जो हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, लाइक फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैं आपको डिस्प्ले करती हूँ। कोई भी ड्राइंग बनाते हैं या कोई भी हम ड्रॉ करके बच्चों को देते हैं एंड वो उस पर कलर करते हैं, तो उनसे जो फिंगर प्रिंटिंग होती है या जो टीयरिंग पेस्टिंग करते हैं, टाइप की एक्टिविटीज होती है, थंब प्रिंटिंग एंड दीज आल्सो टीयरिंग एंड पेस्टिंग एंड लीफ प्रिंटिंग। इस टाइप के ये एक्टिविटीज क्लासेस में होती है जिससे कि बच्चों की फाइन मोटर एक्टिविटीज डेवलपमेंट होती है। एंड हिंदी की हमारे पास 4 बुक्स है जिसमें से कि व्हाट इज फाउंडेशनल स्टेज। एनपी के अनुसार 3 से 9 साल की उम्र बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। Class teacher of grade 1. Today's aim to provide students with a holistic development by fostering intellectual, emotional and physical and social growth. Our main concern is to give a student a holistic development. हमारे बीच जो एसपी जोन 2 है, ये पूरे जोन में जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी स्पोर्ट्स हैं
उनको सब कुछ को देखना। हमारे लाइफ में हमेशा ही सर सिखाते हैं, हमारे जो फाउंडर चेयरमैन इंजीनियर ओपी राय सर हैं, कि एक गेम ही ऐसा, खेल ही ऐसी भावना है जिसमें बच्चा हो या हम हो, हम हारना सीखते हैं। अभी जो यहाँ बात चल रही है एनईपी की, कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बेसिकली है क्या। बहुत सारे टीचर्स ने आके बताया कि प्राइमरी में कैसे हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, कैसे हमें उनको बताना चाहिए एक्टिविटी के माध्यम से या स्पोर्ट्स के माध्यम से। यहाँ सभी पेरेंट्स बैठे हैं। देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ शेयर करूंगी और एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। हो सकता है उससे आपको काफी हेल्प मिल जाए कि हम अपने बच्चों से क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैडम बता रही थी कि छोटी मसल्स का कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं फिजिकल एजुकेशन से हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैंने 3 टाइम इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है और लगभग 16 बार मैंने यूपी टीम को रिप्रेजेंट किया है और अभी भी मैं खेलती हूँ। खेल एक ऐसा माध्यम है, अभी जैसे मैडम ने भी बताया, कि जो हमें हारना सिखाता है। एक्चुअली आजकल जो दौर चल रहा है वो प्रतियोगिता का दौर चल रहा है, कंपटीशन का दौर चल रहा है। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बहुत कम पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि उसका बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन बने। जो खेल है, जैसा कि मैडम ने बताया अभी, कि खेल हमें हारना सिखाता है, गिर के उठना सिखाता है। आपने बहुत कम सुना होगा, अभी जैसे सेशन खत्म होता है तो कॉम्पिटिशन्स वाले जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बहुत सारी हमें न्यूज सुनने को मिलती है कि कोटा में फलाने बच्चे ने जो है सुसाइड कर लिया, या कॉलेज में, आईआईटी कॉलेज में बहुत सारे ऐसे न्यूज हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन आपने बहुत कम सुना होगा कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने सुसाइड कर लिया, किसी एग्जाम को क्वालिफाई ना करने की वजह से या किसी मैच को हारने की वजह से। तो खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बच्चे को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। खेलने से हमारी जो बड़ी मसल्स हैं उनमें डेवलपमेंट होता है, और जब हमारी बड़ी मसल्स डेवलप होती है तो जैसे मैडम ने बताया कि छोटी छोटी मसल्स, पेन पकड़ना या कोई चीज, किसी चीज को छोटे पेंसिल पकड़ना, किसी को होल्ड करना, मिटाना, ये चीजें जो है हम अपने आप ही फिर धीरे धीरे हमारी जो छोटी मसल्स है वो भी इंप्रूव हो जाती है। तो जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो बेसिकली यही है कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, उस चीज पे फोकस करना है। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। आप सबने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी। हो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चल के जीत जाता है। तो ये कहानी हम सब ने सुनी है। जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो इससे आगे की कहानी है कि उसके बाद क्या होता है। कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। एक जो कहानी है या स्टोरी है, हमने बचपन से सुनती आ रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। लेकिन उस कहानी के बाद क्या होता है, अब छोटी सी कहानी आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सब पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से टीचर्स को भी के लिए भी अच्छी होगी, उनको भी शायद पसंद आए। जब खरगोश हार जाता है और अपने को बीच में जाता है, यानी अपने परिवार के बीच में जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो बाकी कछुए होते, खरगोश होते हैं, वो उसको बहुत ही इंसल्ट फील कराते हैं। कि जंगल के राजा से रिक्वेस्ट की कि क्या हम ये रेस दोबारा से करा सकते हैं, मतलब ऐसे रिक्वेस्ट की। तो जंगल के राजा ने वो उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो जो रेस है वो फिर से करा दी। अब इस बार जो था खरगोश, वो जागरूक था, उसे पता था कि सोना नहीं है, अदरवाइज मैं फिर से हार जाऊंगा। तो रेस शुरू होती है और खरगोश जो है वो जीत जाता है, कछुआ हार जाता है। अक्सर ऐसा होता है क्लास में भी कि एक मैच हमने कराया, एक कोई जीता, दूसरा कोई और जीता, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो इक्वल हो गया, 1-1 हो गया। तो कछुआ भी ऐसे ही जंगल के राजा के पास जाता है और कहता है कि भाई इस रेस को एक फाइनल रेस होनी चाहिए और इस बार जो जीतेगा वही विजेता माना जाएगा। तो सबकी सहमति से एक फाइनल रेस जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जिसमें कछुए और खरगोश दोनों को
बुलाया जाता है, लेकिन उसमें जो कछुआ होता है उसकी एक शर्त होती है। वो एक शर्त रखता है सबके सामने। शर्त क्या होती है उसकी, कि जो रास्ता होगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, यानी जो रास्ता बनाना है वो मैं तय करूंगा कि कौन से रास्ते पे रेस होगी। समय आ जाता है, वो रेस शुरू हो जाती है और जो खरगोश है वो दौड़ता दौड़ता आगे निकल जाता है, कछुआ पीछे रह जाता है, धीरे धीरे आ रहा होता है। लेकिन एक जगह जाके जो खरगोश है वो रुक जाता है। जो फिनिशिंग लाइन होती है, एक्चुअली तालाब होता है और फिनिशिंग लाइन तालाब के बीच में होती है, तो वहां जाके खरगोश रुक जाता है। कछुआ धीरे धीरे वहां पहुंचता है, फिनिशिंग लाइन को कंप्लीट करके वापस आता है और खरगोश को बोलता है कि ये रेस जो है ना तुम जीते ना मैं हारा, बिकॉज ऑफ कि तुम पहले यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन क्योंकि तुम तैर नहीं सकते तो फिनिशिंग लाइन को नहीं टच कर पाए। मैं यहाँ देर से पहुंचा लेकिन मैं तैर सकता हूं, तो मैंने पानी में जो फिनिशिंग लाइन थी उसको टच किया और वापस आ गया। तो विजेता तो कोई भी नहीं हुआ, लेकिन इससे ये हमें कहानी से सीख मिलती है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। सबके अंदर एक अलग टैलेंट होता है। कोई, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का साइंस अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई गा अच्छा सकता है, कोई बजा अच्छा सकता है, कोई खेल अच्छा सकता है। जैसे खेल में भी बहुत सारे खेल होते हैं, वैसे ही कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है। तो हमें अपने बच्चों पे कुछ भी थोपना नहीं है, उसको स्वतंत्रता दीजिए। वो जो करना चाहता है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो क्या सोचता है, वो किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छा है, उस चीज को आप जज करिए, उस चीज को पहचानिए, को स्वतंत्रता दीजिए। मैं कहती हूँ स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, लेकिन नजर भी रखिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, और वो जो करना चाहता है वो करे। थैंक यू। हमारे मोदी जी बोलते हैं, जिन्होंने पूरे देश में एक परिवर्तन, वुमेन एम्पावरमेंट कि वुमेन सब कुछ कर सकती है। और जो एक बाढ़ सी आई है, जो एक फैलाव, एक चर्चा, अवेयरनेस आई है पर हिंदुस्तान में, तो सारे जेंट्स, सारे पति, सारे भाई परेशान हैं। ये हो क्या रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट आगे बढ़ जाए, हमारे से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। सही है कि नहीं है? आज रिक्शा, 3 व्हीलर गाड़ी, पेट्रोल पंप और इवन आपके फाइटर प्लेन्स आपने देखा है टीवी पे, देश की रक्षा में आगे आ रही हैं, पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, सब कुछ जगह लेडीज आ रही है। तो भाई बचो, अपने को संभालो। ये बदलाव है और ये फैक्ट है। जो आप सुने, मैं भी उसमें हूं, और ये कि मेरे तो सीख साख ले बहुत उम्र होगी, लेकिन वही अब आप लोगों को तो आगाह करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? ये तो सही है। आज मोदी जी ने जो एक बीड़ा उठाया कि, और सही बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट, और वो समय से पहली बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वोट लेनी है तो जहां लेडीज की जाएगी वहां जेंट्स को भी देनी पड़ेगी। ये देश आगे बढ़ रहा है, नो डाउट, और इतना बढ़ रहा है कि आपकी जो मिसाइल्स बन रही हैं, जो अपने कंट्री बन रही हैं, जो हवाई जहाज बन रहे हैं, जो फाइटर्स बन रहे हैं, जो कि उन्होंने प्रोडक्शन किया, पूरा वर्ल्ड अब कह रहा कि हिंदुस्तान से ले लो। तो ये बदलाव, चेंज है, और वही जागृति और चेंज हमारे बच्चों में आनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि यार बड़े हो गए, बहुत हो गया। तो बड़े तो हो गए, पर किया क्या? आप बड़े, जब तक लास्ट मोमेंट है, जब तक हम लास्ट तक जिंदा हैं, हमने उसी स्पीड को मेंटेन करना है। मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूं कि आप डाउन मत होइए, आपने स्पीड बना के रखिए। क्योंकि सामने अगर मैं देखता हूं कि हमारे जेंट मेरे ख्याल से 1% है अभी भी। कैमरामैन भाई इधर आ जाए जरा, कहाँ है? हेलो, तू सोता रहता है, इधर आ। जो बोल रहा हूं उसको रिकॉर्ड कर, सबको देख कितने चुस्त होके मेरी बात सुन रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड कीजिए, ये टीवी पे जाना चाहिए। इधर आ। तो ये एक जागृति बच्चों से शुरू होनी है। एनईपी 2020 में लाया गया था,
लेकिन किसी भी रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सोचा जाता है कि इसको पॉलिसी हमने बना दी, लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2023-24 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना वो आया। एक्ट बना के बाद रूल बनते हैं, उसको कैसे लगाना है, और ये पिछले साल से लागू। और हमने इमीडिएटली उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बच्चों में इम्प्लीमेंट करें, हमने ये आपके सामने आज का प्रोग्राम रखा है। बच्चे की फाउंडेशन स्टेज है, क्रीडो लैब उसका एक उदाहरण है, और हमने उसको बच्चों के लिए सामने रखा है। क्योंकि समय के साथ चलना, समय के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना, समय के हिसाब से हमें दौड़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम लोग पीछे रह जाएंगे। और मैं दिमाग में फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि आज कम से कम 98% हमारे पास में लेडीज हैं यहाँ पर अभी जो हमारी बात को सुन रही हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास, पिताजी के पास में वक्त नहीं है। मैं ये तो बातें आपने सब सुनी, बच्चों को सुनाएंगे क्रीडो है कैसे चलाना, क्या मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब सुन रहे हैं, जो बातें आप सुनने जा रहे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, बच्चे में जागरूकता कैसे लानी है, और बच्चे के साथ पॉजिटिव होकर कैसे चलना है, ये आप सब सुन रहे हैं। मैं एनी जो बोल रहा हूं आपसे, ये एनईपी बोलती है। आप ये बताइए कि बच्चे की असली मदर कौन है? बच्चे की असली माँ कौन है, मेरा क्वेश्चन है, जो आप जवाब दे सकते हैं। आप बताइए। असली मदर क्या हूं मैं? आप उस सेंस में मत सोचना जो आप सोच रहे हो, मैं कह रहा हूं असली मदर। बायोलॉजिकल नहीं, वो तो है ही। असली मदर कौन है, मेरा क्वेश्चन आपसे, वो चिंतन कीजिए। हाँ, एक बात तो बोलो, आपका माइक वाला तो कोई होगा नहीं जो है ना मैडम, पेरेंट्स सब सुनते हैं। ये गाय के सर और गाय के चेयरमैन सर जो अपने बच्चे की सारी बात समझे और अपनी बात अच्छे से समझाए। क्या बात कही, ताली हो जाइए। पैदा तो बच्चे माँ से ही होते हैं, ये लड़का क्या लड़की है। असली माँ वो है जो बच्चे के बारे में एक एक चीज जानती हो। मेरे बच्चों को क्या पसंद है, उसको खटाई पसंद है कि मीठा पसंद है, मार्केट में जाता है तो उसको क्या पसंद है, उसको गुस्सा आता है कि किसी पे गुस्सा आता है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। मेरे बच्चों को के बारे में एक एक चीज, उसके दोस्त कौन है, उसका दोस्त लड़की को ज्यादा पसंद करता है, लड़के को ज्यादा पसंद करता है, मजाक की बात, लेकिन इतना भी पता होना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि बच्चा है, ठीक है, स्कूल भेज दिया, कुछ ट्यूशन लगा दिया, हमारी ड्यूटी खत्म। नो, एनईपी ये बोलती है कि हर टीचर को हमने दिया है, बताया, उन्होंने बताया कि हर टीचर हर बच्चे का एक एक हिस्ट्री बनाएगी, एक रजिस्टर बनाएगी। बच्चे का नाम लिखा होगा, बच्चे के पिताजी कौन, माता कौन, माँ क्या करती है, बाप क्या करते हैं, और बच्चे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं, उसकी नेचर क्या है। टीचर को माँ की तरह हर बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं आज से नहीं, अब तो एनईपी बोल रही है, मैं शुरू से बोलता हूं। आपकी क्लास में 15 बच्चे, में टीचर से पूछता हूं मीटिंग्स में, आपके बच्चे में क्या जानते हैं, तो क्या पढ़ाओगे? बच्चे की नेचर का पता होना चाहिए, बच्चे की एक्टिविटी का पता होना चाहिए, बच्चे के माइंड से। उससे क्या होता है, जब हम पूरी हिस्ट्री जानते हैं तो हमें एक अंदाजा होता है बच्चे को किस तरह से क्या सिखा सकते हैं या सिखाने का क्या तरीका है। जैसा हम इंटरव्यू लेते हैं, जो टीचर हम अपॉइंट करते हैं, तो कभी कभी मैडम भी बैठी हैं, मैडम का मैंने कभी 1.5-2 घंटे इंटरव्यू लिया था इनका, मधु शर्मा का। और मधु शर्मा बहुत इंटेलिजेंट एक प्रिंसिपल रह चुकी हैं, वाइस प्रिंसिपल रह चुकी हैं। और जब मैंने इनको सुना था कि नर्सरी केजी के बच्चों को कैसे डेवलप करना है,
तो मैंने गौर से सुना था, अभी मैं बहुत चीजें सुन रहा हूँ बैठ के, कि कुछ चीजें जो हमारे एक्सपर्ट हैं मेरे संजय साहब किलो से, उस सबको मैं सुनता हूँ, क्योंकि सुनने की समझने की कोई मोड़ नहीं होती कोई जगह, हर मोड़ पे एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैडम ने जो आपके सामने बोला बहुत अच्छा बोलती हैं, आपने भी सुना ही है कि इनको मैंने सिर्फ नर्सरी केजी और प्राइमरी का कोऑर्डिनेटर बनाया अप टू 8th क्लास। सीनियर सेकेंडरी तक कर सकती हैं, लेकिन अभी हमने मैनेजमेंट ने या हमने पूरे स्कूल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये आपकी नॉलेज के लिए कि जैसे मास्टर प्लान में निर्धारित होता है कि प्राइमरी मिडिल बोलेंगे क्या बोलेंगे, हम नहीं डिसाइड करते। मास्टर प्लान जब रेडी होता है किसी शहर का, जैसे दिल्ली का 41 में मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, तो उसमें डिसाइड होता है। अब 2 तरह के स्कूल बनाए गए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी नर्सरी टू 5th और सेकेंडरी 6th to 12th। तो ये प्राइमरी डिपार्टमेंट को मैंने इस साल से डिसीजन लिया है कि उनसे अलग रखेंगे। अलग इस सेंस में, जब हम टीचर्स की मीटिंग करते हैं तो सिर्फ प्राइमरी की टीचर्स की अलग किया करेंगे, ताकि हम गहराई से बच्चों के बारे में जान सके। जो हम इतना लैब बनाया है उसके बारे में, बच्चे के बारे में पूरा हमें पता चले, क्योंकि हमारा नर्सरी केजी फाउंडेशन है। वहां से बच्चा, जैसा आपको बताया कि 80% बच्चे का माइंड डेवलप होता है बिगिनिंग में, शुरुआत में। ये दिमाग में सारी बातें, जैसे हमारे पेरेंट्स उसको सोच के जाएं, दिमाग पर रख के जाएं कि हम जो घर में करते हैं बच्चा देखता है, हम जो भाषा बोलते हैं बच्चा सुनता है, जब हम लड़ते हैं तो बच्चा गौर से देखता है। लड़ाई तो घर घर में होती है, और कभी कभी भूल जाते हैं बच्चा बराबर में, क्योंकि लड़ाई तो लड़ाई है, पर उसमें भी थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता होती है कि बच्चे पे वो प्रभाव ना पड़े, आद होता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को साइकोलॉजी, वो छोटा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था आज का, हम तो स्टडी करते हैं, रात दिन देखते हैं। छोटे बच्चे को आप ये मत सोचिए कि उसको कुछ नहीं आता। बच्चा स्लो हो सकता है, देर से समझ सकता है, बच्चे फास्ट होते हैं, फास्ट हो सकता है, घर में तोड़ फोड़ कर सकता है, गुस्से में आके स्कूल में भी तोड़ फोड़ कर सकता है। वो सब एक्सेप्ट है, हमें वो सब स्वीकार है। बच्चे तो करेगा, कौन करेगा? तो ये चीजें हम लोग मैनेजमेंट में टीचर्स को सारी चीज दिमाग में रखते हैं। और कुछ मेरी एजुकेशन इस टाइप की है, सब जगह टॉपर रहा हूं पढ़ने में, मैं कभी बताता हूँ, इसलिए कि इंस्पिरेशन होना चाहिए कि हाँ कैसे पढ़ा जाता है। आज तो इतने, मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि आप बहुत लकी हैं, आपको बिजली मिल रही है, आपको लैपटॉप मिल रहा है, आपको मोबाइल मिल रहा है, और आप दिल्ली में रह रहे, देश की राजधानी तो वर्ल्ड में फेमस है। हम तो गांव की गली से पढ़ के निकल के आए हैं, ये मुझे बच्चों को बोलना पड़ता है। क्लास वर्क की कॉपीज, होमवर्क की कॉपीज, राइटिंग पैटर्न पे भी चेंजेस करे हैं हमने। तो मेक श्योर अभी शायद बहुत सारे क्लासेस की क्लास वर्क कॉपी हमने क्लास में ही रखवा ली है, सो दैट कि उनकी जो राइटिंग स्किल है वो प्रॉपर हो जाए। 5 लाइन्स की राइटिंग भी आपको हम भी सेंड कर रहे हैं, हम किस तरह से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और जो स्क्वायर कॉपीज है जिसमें हम मैथ्स करवाते हैं, उसमें भी नीचे का जो ड्रॉ लाइन है उस पे ही बच्चों को नंबर्स लिखने हैं। अब रह गई इस बार की जो एग्जामिनेशन स्कीम है हमारी, वो है इंटरनल असेसमेंट। ऑलरेडी आपको पता है कि 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है, और 80 मार्क्स का जो है वो मिड टर्म और एनुअल एग्जामिनेशन डिवाइडेड है। तो टर्म 1 की जो ओवर होंगे सितंबर में एग्जामिनेशन, मिड टर्म एग्जामिनेशन, उसके बाद आपकी कॉपीज चेंज हो जाएंगी फॉर द सेकेंड टर्म। उसके नेक्स्ट है कि जो 20 मार्क्स का बाइफर्केशन है, वो जो लास्ट ईयर था सेम एज इट इज है, अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो। और नेक्स्ट जो है क्लास 3rd, एज पर द DOE का ऑर्डर था, उसके अकॉर्डिंग क्लास 3rd में बच्चों को अपने नंबरों से पास होना जरूरी है, एंड इन क्लास 5th ऑल्सो they will be promoted if they will declared pass, otherwise they have to appear in next chance। एक और चांस देंगे जिसमें कि उनको appear होना पड़ेगा। लेकिन इस सेशन में तो कोई भी ऐसे स्टूडेंट थे नहीं जिनको दोबारा चांस देना पड़े। आई थिंक कि पेरेंट्स और हम दोनों मिल करके ही एक बच्चे के अच्छे भविष्य की निर्माण कर सकते हैं, और यही मोटो हमेशा ही हमारे स्कूल का रहा है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं,
जो चेंजेस कर रही हैं वो हमारी एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इस बार ज्वाइन किया है। उनके देखरेख में टीचर्स को भी डेली की मीटिंग्स गाइडलाइंस दी जा रही है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन योर करिकुलम, योर डायरी, डेली का जो होमवर्क है, क्लास वर्क है, इवन आंसर्स भी टीचर्स ही लिखवा रहे हैं और 3 आंसर से ज्यादा हम एक दिन में नहीं करवा रहे हैं, ताकि बच्चे आराम से उसको लिख सके। जिनकी राइटिंग स्लो है वो भी लिख सकें, जो जल्दी लिख पाते हैं वो भी लिख सकते हैं, प्रॉपर लिखें। इवन डेट तक का भी अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से डेट और डे भी बच्चे अपनी कॉपीज में मेंशन करें। सेम वे आप सेम पैटर्न फॉलो कराओ हमारी हिंदी और इंग्लिश की नोटबुक में। ईवीएस का है, एक साइड प्लेन है, एक साइड रूल्ड है, उसमें कहाँ पे डायग्राम बनाने हैं, कहाँ पे वेब चार्ट बनाने हैं, ये सारा का सारा टीचर्स गाइड कर रही हैं। तो आपको भी उनके साथ थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है एंड दिस इज द टाइम टू चेंज आवरसेल्व्स। हम लोग भी सर के नेतृत्व में कहें तो डेली हम चेंजेस अपने अंदर ला रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग तक ले जा सके, जो कि मेन मोटो है NEP 2020 का, और वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2023 का, वो हमें यही सिखा रहा है। तो टीचर्स तो अपने आप को मॉडिफाई करें। इवन स्टूडेंट्स आर लर्निंग वेरी फास्ट। हम देख रहे हैं, एक दिन हम लोगों ने गाइड किया, 2 दिन गाइड किया, अभी जो पेरेंट्स डेली देख रहे होंगे, अपनी कॉपीज को चेक कर रहे होंगे, उनको पता होगा कितनी सारी चेंजेस हम कर रहे हैं अपनी कॉपीज में। तो मेक श्योर कि आपके बच्चों के लिए ये सब किया जा रहा है। इसमें कोई भी हमारा अपना ये नहीं है कि हम अपने बेनिफिट को देख रहे हैं। रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग तक ले जाने के लिए आप लोगों का सहयोग हमेशा ही चाहिए होगा, तभी हम एक अच्छे बच्चे को एक अच्छी जगह पे पहुंचा सकते हैं। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन हल करना भी हमें आना चाहिए। हमेशा ही सिखाया जाता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, तो वी हैव टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर आवर चाइल्ड आल्सो। जो बच्चे अगर 2 दिन से ज्यादा एब्सेंट होते हैं, प्लीज पेरेंट्स आप एक एप्लीकेशन सेंड करें और ट्राई करें कि बच्चा खुद एक लाइन की एप्लीकेशन लिखे। दिस इज द मेन मोटो। आप खुद मत लिखिए, आप उनको डिक्टेट कीजिए और बच्चा खुद लिखे, चाहे वो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे। आपके पास डायरी में भी पेजेस हैं जहां लिखा रहता है नोट टू पेरेंट्स, उसी पे आप लिखवा दीजिए, लेकिन जरूर सेंड करवाइए। उससे बच्चों को एटलीस्ट कभी मेल करना हुआ, आपको पता है इतने सारे सोशल मीडियाज आ गए, उन पे पोस्ट करना हुआ, तो बच्चों को एटलीस्ट एप्लीकेशन तो लिखने आ जाएगी, जो कि बेसिक थिंग्स है। तो आप एक लाइन की एप्लीकेशन जरूर डिक्टेट करें कि बच्चा तुम खुद लिखो एंड आई विल साइन। कोई भी पेरेंट्स, फादर या मदर अपने बच्चों के लिए साइन कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि 2 दिन अगर एब्सेंट है तो प्लीज आप उसको भेजिए। 75% मैंडेटरी है एज पर CBSE गाइडलाइंस, वो सबको पता है। लास्ट जो हमारा पेरेंट ओरिएंटेशन हुआ था उसमें भी हमने बताया था। बहुत सारी न्यू स्किल सब्जेक्ट्स भी इस बार हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है, वो है मास मीडिया, जो कि 10th जो पास आउट बच्चे हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। उसका भी मास मीडिया स्टडीज जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल सब्जेक्ट है। आजकल बच्चे मास मीडिया में जा करके अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 11th ऑनवर्ड्स ही हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। ये भी जो है इस साल का न्यू वेंचर है हमारा, जो मैंने आपको बताया। नाउ इस बार भी जो एग्जामिनेशन के बीच में कोई भी स्टूडेंट को एब्सेंट नहीं होना है, दैट इज मैंडेटरी टू अटेंड, कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू अटेंड। कोई भी एप्लीकेशन उस टाइम की हम जो 7 days का ऑलरेडी यू हैव सीन दैट डेट शीट ऑलरेडी सर्कुलेटेड फॉर पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट, तो वो जो स्टार्ट हो रहा है उस बीच आप कोई भी छुट्टी ना कराएं। इवन सितंबर का जो मिड टर्म एग्जाम होगा उसके भी 1 month पहले हम डेट शीट सर्कुलेट कर देंगे, तो मेक श्योर कि आपका बच्चा किसी भी तरह से एब्सेंट ना हो। तो ऐसे प्रैक्टिकल चीजें करिए। बस कहते रह जाते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज तो हर एक चीज में है, लेकिन उसमें एक सिस्टम होना चाहिए। तो हर रोज बच्चा जब बैग पैक करता है उसको लर्न हो जाना चाहिए कि मेरा वेंसडे को 6th पीरियड ड्राइंग का है, तो आज मुझे ड्राइंग। ये नहीं कि हर रोज डायरी खोल के बैठ रहा है बच्चा और हर रोज उसको कर रहा है। उससे अलग सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ आज की जनरेशन में है, वो है टेबल लर्निंग की।
देखिए, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कितने लोगों को हनुमान चालीसा याद है? क्या आपको एक ही दिन बैठाकर किसी ने याद कराई? क्या आपको किसी ने ऐसे बोला सामने खड़े आओ चलो हनुमान चालीसा बोलो? ऐसे नहीं होता। आप हर रोज रीड करते हैं, आप बुक लेते हैं, ऐसे लाइन लाइन रीड करते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने 15 दिन में याद हो सकती है, किसी को महीने में हो सकती है, किसी को 2 महीने में हो सकती है। लेकिन अगर आप बीच में से भी बोलते हैं तो आपको लर्न हो जाती है फिर कैलकुलेशन की। सब बच्चों का मैथ्स वीक हो रहा है, अगर हम उनको बोले 25 + 27, 5th तक के बच्चे को इस तरह की मेंटल कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीधा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 42 + 62। क्या हमने 0 to 9 तक का एडिशन बच्चे को परफेक्टली सिखाया? अगर आप केवल क्लास 5 के बच्चे से भी ये पूछें कि 10 के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 6 + 4, 7 + 3, 8 + 2, ये अगर आपने रटवा दिया तो आप कोई भी मेंटल कैलकुलेशन बच्चे से करा सकते हैं। सर, मैं किसी दूसरे गेस्ट के घर पे चला गया, रिलेटिव के घर पे, तो वहां पर जो गेट है हो सकता है वो अलग तरह से हो, और बाई चांस मेरे बच्चे ने गेट बंद कर लिया। आपने सुना भी होगा, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो जाती हैं, है ना। बच्चे अपने आप को लॉक कर लेते हैं, खोल नहीं पाते। हम वीडियो देखते हैं फेसबुक पे, कई बच्चे गाड़ी में बंद हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सेंसोरियल जो मैंने बताया, हमने एक सेंसोरियल भी सब्जेक्ट बना दिया है, जिसके लिए जैसे अब ये हमारे पास क्या लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को अलग अलग तरह के लॉक खोलना सिखाते हैं। जैसे ये है एक लॉक, ठीक है, ये यहां से बंद हो गया मान लीजिए। अब बच्चे को मैम प्रैक्टिस कराएंगे ना इस लॉक सिस्टम को कैसे ओपन करना है। एक तरह का लॉक सीख लिया। ये वाला लॉक बहुत जगह पे आपको मिल जाता है, होटल्स वगैरह में मिलता है ना। ये वाला लॉक जब मिलेगा, बच्चा लॉक करना सीखेगा तो वो यहां से ओपन करना सीखेगा। ऐसा भी लॉक तो बहुत कॉमन है घर पे, ऐसा भी लॉक देखा होगा आपने, ठीक है, ऐसा भी देखा होगा आपने। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को सेंसेस को डेवलप कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, सो दैट वो बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाए या किसी सिचुएशन में फंसा हो तो वो उस गेट को खोल सके या लॉक कर सके और निकल सके बाहर। जुपिटर ऐसे करके हमको सारे सोलर सिस्टम के पढ़ा रहे हैं, उसको प्लैनेट्स के बारे में, राइट। इसका एक और फायदा, ये सारे मूव करते हैं। तो जैसे हम पढ़ाते हैं ना कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, अपोजिट डायरेक्शन में वीनस लगाता है, जैसे भी हम सोलर सिस्टम को पढ़ाते हैं, अभी डिटेल में बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या वो सारे रोटेट भी कर सकते हैं, ये अलग अलग। तो हम वहाँ पर बच्चों को सिखाएंगे रोटेट करता है सन के राउंड शेप में। ऐसे करके वी आर टीचिंग अबाउट द सोलर सिस्टम। तो ये हेल्प करेगा ना बच्चों को सोलर सिस्टम सीखने में। हमारे पास क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं, थ्रेडिंग की एक्टिविटीज हैं, लेसिंग की एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ से बच्चा क्या करता है, ऐसे इसको पकड़ेगा और यहाँ से ऐसे डालेगा उसको, राइट। तो यहाँ से बच्चे क्या कर रहा है, सबसे पहले ग्रिपिंग करना सीख रहा है, 3 फिंगर्स को यूज कर रहा है। तो यही उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में काम आती है ऐसी एक्टिविटी। शॉर्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, 2 तरह से बता रहे हैं। हमने पहले इन 2 को लिया, तो अब इसमें से कौन सा टॉल है कौन सा शॉर्ट है, दिस वन, ये वाला, ये लॉन्ग है ना, ये शॉर्ट है। शॉर्ट है कौन सा, क्या है बताइए आपकी साइड से कोई गैस। ये जो इस वाले हाथ में वो क्या है, शॉर्ट है। और ये बीच वाला, यहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री भी पढ़ा रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री मतलब दिस इज द टॉलेस्ट, दिस इज द शॉर्टेस्ट। अभी टॉल और शॉर्ट पढ़ाया, फिर टॉलर आएगा, फिर शॉर्टेस्ट आएगा और टॉलेस्ट आएगा। ऐसे करके हम उनको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। मैम, आज कला निकेतन स्कूल में आना हुआ, क्रीडो लैब में आप हैं, क्या कुछ दर्शकों से कहेंगे और स्कूल के पेरेंट्स को खासतौर पर परिचय देकर बताइएगा। मैं अनामिका सिंह, सुपरवाइजर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एक एथलीट भी हूँ, खिलाड़ी भी हूँ। तो मैं यही आप सबको बताना चाहूँगी पेरेंट्स को कि ये एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से सिखा सकते हैं और ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस यानी खुशी से सिखा सकते हैं। वो एक्टिविटी के माध्यम से आप जो बच्चा है वो जल्दी से कैच करता है, कोई भी चीज़ है
जब हम सीखते हैं सबसे पहले तो वो एक्टिविटी के माध्यम से ही सीखते हैं। तो यहाँ जितने भी इक्विपमेंट है वो सब एक तरीके से एक्टिविटी बेस्ड है, जिससे कि हमारे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, यानी उसके स्किल्स डेवलप होंगे, उसके मसल्स डेवलप होंगे, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होगी। इस तरीके से क्या है, हम अपने बच्चों का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक स्कूल ने एक एक्शन लिया है, जिसकी वजह से हम बच्चों को और अच्छे से सिखा सकते हैं, क्योंकि स्पेशली छोटे बच्चों को। मैम आपने स्कूल भी विजिट किया, क्या चीजें यहाँ अच्छी लगी आपको? यहाँ सभी कुछ अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, बट मैंने देखा पार्टिसिपेशन पेरेंट्स का बहुत अच्छा है, टीचर्स का जो टीचर्स का एक्सप्लेन करने का जो तरीका है जो वो भी बहुत अच्छा है। तो काफी चीजें बहुत अच्छी हैं, विद्यालय की एटमॉस्फेयर विद्यालय का अच्छा है। मैम जिस तरह से चेंज हो रहा है इस बार का और इस तरह से इनिशिएटिव लिया है स्कूल ने लैब के माध्यम से, तो कितना बेनिफिट बच्चों को इसका मिलने वाला है? देखिए बच्चों को काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्टिविटी ऐसी चीज है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, बच्चे हों, कोई भी उम्र का बच्चा हो, हम बड़े भी अगर हमें कोई चीज खेलने के लिए मिल जाए तो हम खुशी से खेलते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों को तो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा ये जो लैब है इससे। इस लैब के बारे में एक्चुअली जो NEP शुरू हुआ है, इसमें जो हमारी टीचर्स गई, पहले काफ़ी क्लासेस हुई हैं, सेमिनार्स हुए हैं, वर्कशॉप हुए हैं, CBSE ने किए, डिपार्टमेंट ने किए हैं। उसमें जो टीचर ने सीखा है, और जब मैंने भी NEP को पढ़ा है, इसमें क्या बच्चों को सिखाया जा रहा है और बच्चों को कैसे लर्न करना है, तो वो उसी के संदर्भ में ये क्रीडो लैब जो हम लोग बनाए बच्चों के लिए, जब भी आप सब पेरेंट्स ने देखा, मेरे साथ में पेरेंट्स खड़े हुए हैं, कि बच्चे को पहले क्या था कि A for एप्पल 1, यानी बच्चों को माम जिस्ते में ठोक ठोक के ऐसा मजबूत बना देते थे कि वो A for एप्पल सीख रहा है या 1 2 3 4 सीख रहा है। अब वो टाइम नहीं है कि बच्चों को आप बिल्कुल ऐसा सॉलिड कर दें, उसका माइंड जाम हो जाए कि A for एप्पल। अभी NEP यही कहती कि प्रैक्टिकल बच्चा देखेगा, सामने देखेगा तो उसको ज़्यादा याद होगा। जैसे कहते हैं मदर टंग, अब जिक्र चल रहा था कि सबसे बेस्ट लैंग्वेज मदर टंग है, जिसमें कि बच्चा सीखता है, चाहे हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो चाहे कुछ ही पढ़ा रहे हो, लेकिन उसको सिखाना है अपनी माध्यम, अपनी मदर टंग के हिसाब से। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, प्राइमरी पढ़ा, मिडिल पढ़ा, 12वीं पढ़ा तो सारा हिंदी पढ़ा, BSc में आए तो इंग्लिश में हो गया, इंजीनियरिंग गए तो सारा इंजीनियरिंग था। लोग जब अपनी भाषा से हम दूसरी भाषा सीख लेते हैं तो उसको बच्चा भूलता नहीं है और जल्दी सीखता है। ये ऐसे ही क्रीडो लैब लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल होके आपने बच्चों को सीखना है। एप्पल है तो सामने एप्पल दिखना चाहिए तो उसको याद रहेगा। ये छोटे से NEP की शुरुआत है। हालांकि जैसे मैडम ने बोला, मुझे पता है कि फॉरेन कंट्रीज में आज से नहीं है, बहुत सदियों चला आ रहा है, लेकिन ये कि अपने देश के हिसाब से तरक्की देश कर रहा है, समय के साथ करता है, वर्ल्ड में एक नाम क्रिएट कर रहा है, उसके हिसाब से अब बच्चों का फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। बच्चों को ये कहना कि मेरे ज़माने में तो ऐसे पढ़ते हैं, बच्चा ये क्या कर रहा है, वो समय गया और हमें समय के साथ चलना होगा। समय के साथ जो स्पीड है, जो आजकल देख रहे हैं, हमारा कंट्री पहुंच गया शुभेंदु शुक्ला जी ऊपर, जो वर्ल्ड का नाम रोशन किया, अब वो ज़माना है और उसमें है उसी स्पीड को हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स में आए, हमारे पेरेंट्स में जागृति हो और हमारे पेरेंट्स बच्चों को उसी हिसाब से डील करें आज के समय के हिसाब से। यही क्रीडो लैब का और NEP का ध्येय है। मैम आपकी क्या राय है, आज कैसा अनुभव कर रही हैं यहाँ पर? अच्छा लगा और स्कूल ने कुछ अलग से किया है अभी, तो बच्चों के लिए भी अच्छा है और हम लोगों को भी अच्छा है कि बच्चे कुछ सीखेंगे नया से, और बच्चे को ऐसी चीज़ें मिलती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि हाँ स्कूल में कुछ अलग से करा रहे हैं। और आपको बचपन याद आ रहा है यहाँ पर? क्यों नहीं आएगा, जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो बचपन तो सबसे पहले याद आता है कि हम भी कभी ऐसी चीज़ों से खेलते थे, और इवन कभी कभी अभी भी मन करता है, ऐसा नहीं है, अंदर एक बच्चा तो है। बच्चे करते हैं तो हमारा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, और नई चीजें बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों के लिए, माइंड के लिए और भी अच्छा है। ओपी राय सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी, ओपी राय सर भी, सब अच्छे हैं, सब अपने साथ लेके चलते हैं पेरेंट्स को। मैम आप ओपी राय सर के लिए कोई राय आपकी? ओपी राय सर के लिए यही कहना चाहूँगी कि वो जैसे है वो वैसे ही रहे, क्योंकि अदर स्कूल में है जो प्रिंसिपल होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो पेरेंट्स के साथ इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा बेटा पहले भी दूसरे स्कूल में पढ़ चुका है और ABB में,
तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि सर जो है वो पेरेंट्स को साथ में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ओवर दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे अदर स्कूल में होता है कि इंग्लिश में ही बात करनी है, अब पेरेंट्स को समझ आए नहीं आए। जरूरी नहीं है कि हम बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो सारे पेरेंट्स को इंग्लिश आती है, प्रॉपर आती है छोटी मोटी, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आती है। तो वो चीज़ों को सर ने आपने देखा वो बीच में टोक के बोले कि कुछ पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा हर स्कूल में नहीं होता। और मैं खुश हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें क्या दिखावा करना। हम स्कूल में बाहर जाते हैं तो हम इंग्लिश में बात करते हैं, हाँ अदर स्कूल में तो चाहे बाहर हो हम लोग दिखावे के लिए इंग्लिश बोलते हैं। सर ने बोला ना जब हमें समझ में मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैं कम से कम सर ध्यान में रखते हैं और स्कूल में इस चीज को ध्यान में नहीं रखते, वो दिखावे फॉर्मेलिटी करने में लगे रहते हैं। इंग्लिश में बोल रहे हैं, पेरेंट्स को समझ आए, बच्चों को समझ। ऑब्वियसली ज्यादातर बच्चे, आप कितने पेरेंट्स मानते हैं, ज्यादातर बच्चे घर में अपनी ही भाषा बोलते हैं। मैम हमको बहुत खुशी हुई ये सब लैब को देख के, हमको लगा कि हाँ हमारे बच्चों को मतलब बहुत इसमें इम्प्रूव होगा, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा इसको देख। खुश है क्रीडो लैब जी मैम बिल्कुल। स्कूल के लिए कुछ कहेंगे? मैम स्कूल के लिए तो बहुत ही अच्छा स्कूल है, बच्चों को मतलब बहुत प्यार से पढ़ाते भी हैं, बच्चों को देखभाल भी बहुत अच्छी है, अच्छा है स्कूल। मैम आप बताएं क्या राय है? बहुत अच्छा है स्कूल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बच्चों के लिए सीखने को मिलेगा। बच्चा जैसे जैसे देखता है वैसे वैसे सीखता है, वैसे सही है, सब कुछ अच्छा है। जी मैम आप बताएं क्या? मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है स्कूल, गाजीपुर का नंबर 1 लग रहा है। अभी तक मेरे पहले के दोनों बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि ये भी यहीं पे पढ़े। और मेरे हिसाब से मैंने अभी तक ये क्रीडो लैब के बारे में सुना भी नहीं था, यहाँ के पता लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे कुछ सीखेंगे।